Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, I will discuss about the airport engineering components of airport and runway engineering and discuss about the layout of the airport. An airport is a location where aircraft such as fixed-wing aircraft, helicopters, and blimps take off and land. Aircraft may be stored or maintained at an airport. An airport consists of at least one surface, such as runway for a plane to take off or land, a helipad for takeoffs and landing, and often includes buildings such as control tower, hangar, and terminal buildings. बेसिकली एयरपोर्ट हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम एक हमारे पास रनवे होती है और जिस पे आपके एयरक्राफ्ट आके लैंड या टेक ऑफ करते हैं और इसके अलावा हेलीपैड्स होते हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लैंड और टेक ऑफ करते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स टर्मिनल बिल्डिंग होती है, कंट्रोल टावर होता है, हैंगर होता है और टैक्सीवेज होती हैं। Larger airports may have fixed base operator services, seaplanes, docks, and ramps, air traffic control, passenger facilities such as restaurant and lounges, and emergency services. A military airport is known as airbase or air station. जो आपके बड़े एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे फिक्स फैसिलिटीज होती हैं, उनकी टर्मिनल बिल्डिंग्स में आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बिल्डिंग भी उसी में होती है और उसके अलावा पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज रेस्टोरेंट्स वगैरह जो आप देखते हो, आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं और डिफरेंट शॉप्स होती हैं जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। और जो मिलिट्री एयरपोर्ट होते हैं उसको हम एयर बेस या एयर स्टेशन कहते हैं। टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एरोड्रोम। In colloquial use, the term airport and aerodrome are often interchanged. However, in general, the airport may imply or confer a certain stature upon the aviation facilities that an aerodrome may not have achieved. In some jurisdictions, airport is a legal term of air reserve. बेसिकली एरोड्रोम और एयरपोर्ट में डिफरेंस ये है कि एयरपोर्ट में आपकी हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है जबकि एरोड्रोम में आपकी हर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इन दोनों में डिफरेंस है जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करती है पूरी दुनिया में। उनके कोड्स और स्पेसिफिकेशंस बनी हुई हैं, अगर वो आपको बताते हैं और आपको आके सर्टिफिकेट देते हैं कि ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि नहीं है। अब उनके कोड्स के मुताबिक अगर आपके एयरपोर्ट में वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो वो उसको जैसे कि आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपकी टर्मिनल बिल्डिंग, आपके एप्रॉन्स और हैंगर्स की फैसिलिटी और इसमें आपके टैक्सीवेज की भी तो है। वो अगर वो इंटरनेशनल कोड्स के मुताबिक वो हैं तो उसको भी हम एयरपोर्ट कहेंगे। अगर उनमें से कुछ फैसिलिटीज़ कम हैं मीन टू से कि अगर आपकी वहाँ पे कैपेसिटी कम है या आपके टर्मिनल बिल्डिंग वहाँ पे नहीं बनी हुई तो उसमें भी हम उसको एयरपोर्ट नहीं कह सकते, उसको भी हम एरोड्रोम कहेंगे। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि जो एयरपोर्ट होता है वो इंटरनेशनली एयरपोर्ट सर्टिफाइड होता है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको कहती है, जहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स आके आ सकती हैं। जबकि एरोड्रोम आपका एयरपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जो आपके कोड्स हैं और जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती। वो उसमें वो कुछ फैसिलिटीज़ कम होती हैं जिसकी वजह से हम उसको एयरपोर्ट नहीं कह सकते, बट एरोड्रोम में भी आपका लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकता है। तो इसलिए आपके जितने भी एयरपोर्ट्स हैं हम उसको एरोड्रोम कह सकते हैं, बट एरोड्रोम को हम एयरपोर्ट नहीं कह सकते। Excessively for those aerodromes certified or licensed as airports by the relevant National Aviation Authority after meeting a specified certification criteria or regulatory requirements. That is to say, all the airports are aerodromes, but not all aerodromes are airports. In jurisdictions where there is no legal distinction between aerodrome and airport, where which term to be used in the name of aerodrome may be commercial decision.
आपकी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी होती है वो ही डिसाइड करती है और सर्टिफिकेट देती है कि इसकी इस जगह में इस फैसिलिटीज़ के मुताबिक इसको हम एयरपोर्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो अगर आपकी फैसिलिटीज़ कम है तो उसको हम एयरोड्रोम कहेंगे, अगर आपकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं सारी तो उसको हम एयरपोर्ट कहेंगे। जैसे आप मिसाल लेते हैं कि आप जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इनको ये तो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुताबिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स इसमें आती हैं। मुल्तान एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट, सियालकोट एयरपोर्ट, तो इनको हम एयरपोर्ट का नाम देते हैं। जबकि जो आपके गिलगित हैं या ऐसे जो इलाके हैं तो वहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वहाँ उनको हम एयरपोर्ट नहीं, उनको हम टेक्निकली एयरोड्रोम्स कहते हैं। Airport ramp. The airport ramp or apron is a part of an airport. It is usually the area where aircraft are parked, loading and unloading, refueled or boarded. Although the use of apron is covered by regulations such as lighting on vehicles, it is typically more accessible to users than the runway or taxiway. However, the apron is not usually open to the general public and a licensed person may be required to gain the access. एयरपोर्ट रैंप या एप्रन जो कहते हैं, एप्रन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे आपका जो एयरक्राफ्ट होता है वो आके रुकता है और वहाँ पे आपकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है, आपके पैसेंजर्स और कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसकी फ्यूलिंग होती है और उसको भी हम उस जगह को हम एप्रन कहते हैं। और एप्रन में जो आपके आम इंसान जा सकता है बट उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो उस कंपनी किसी कंपनी का बंदा या लाइसेंस पर्सन है वो वहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। जबकि आपके रनवे और टैक्सीवे में जस्ट स्पेसिफाइड पर्सन जा सकते हैं जो उधर उनका काम होता है। जबकि एप्रन में आपकी डिफरेंट कंपनीज जैसे टीसीएस या कार्गो कंपनीज हैं उनके पास जो लोकल पर्सन्स होते हैं वो भी जा सकते हैं और वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करवा सकते हैं। Taxiway is a path on an airport connecting runways with ramps, hangars, terminals, and other facilities. They mostly have hard surface such as asphalt or concrete, although smaller airports sometimes use gravels or grass. टैक्सी वे वो जगह होती है जो आपके रनवे को डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स या डिफरेंट जगह पे के साथ अटैच करती है। जैसे रनवे से आप एप्रन में जाना है, आपने हैंगर्स पे जाना है, आपने टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ जाना है, तो आपके उसको जो आप लिंक करती है उसको हम भी टैक्सी वे कहते हैं। मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ। एयरपोर्ट टर्मिनल. Airport terminal is a building at an airport where passengers transfer between ground transportation and facility that allow to board and disembark from the aircraft. एयरपोर्ट टर्मिनल वो बिल्डिंग होती हैं जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, बोर्डिंग होती है आपकी, और जहाँ पे आप अपने जितने भी टिकटिंग वगैरह होती है ये सब कुछ आपका एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। Airfield, the part of airport where air traffic, land or take-off other facilities are not included. जो एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर का जो हिस्सा होता है जहाँ जो आपका ओपन फील्ड होती है जहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, जहाँ पे आपकी रनवे टैक्सीवे वगैरह होती हैं, तो उसको हम उस जगह को हम कहते हैं कि इसकी एयरफील्ड है। Aircraft, any device that travel in the air is called aircraft, including with engine, airplane, and helicopter, or without engine like glider and balloons. Airplane, sonic aircraft, subsonic aircraft, and supersonic aircraft. एयरक्राफ्ट कोई भी डिवाइस जो आपकी हवा में ट्रैवल कर सकती है उसको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं। लैंडिंग स्ट्रिप में आपके रनवेज प्लस शोल्डर्स आते हैं। हैंगर्स शेड फॉर एरोप्लेन. हैंगर्स वो जगह होती हैं जहाँ पे आप अपने एयरक्राफ्ट को जाके खड़ा करते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसमें कोई मेंटेनेंस उसकी चेकिंग वगैरह सब कुछ आपकी जो चीज़ें होती है वो आपकी हैंगर में होती है, हैंगर बिल्डिंग। अप्रोच जोन, द एरिया अराउंड द रनवे विदाउट फेंसेस. जो आपका एयरपोर्ट होता है वो उसके बाउंड्री वाल पे सारी फेंसेस लगी होती हैं, आप जिसके अंदर कोई आम बंदा नहीं जा सकता। वो फेंसेस सारी आपकी जो मिलिट्री होती है उन्होंने संभाली होती है, उधर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो वो जगह फैंसी से पहले पहले वाली जगह जहाँ पे आपकी एक्सेस हो सकती है किसी भी लाइसेंस पर्सन की, वो जो जोन होगा उसको हम अप्रोच जोन कहते हैं। कंट्रोल टावर, इट इज अ टावर इन एयरपोर्ट एरिया टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक। Airstrips. An airstrip is a kind of airport that consists only of a runway with perhaps fueling equipments. They are generally in remote locations. Many airstrips were built on the hundred of islands in the Pacific Ocean during the World War II. एयर स्ट्रिप में बेसिकली एयर स्ट्रिप आपकी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जस्ट एक रनवे होती है और साथ एक फ्यूलिंग स्टेशन होता है। जब भी आपकी जंग अज़ीम या दो में वर्ल्ड वार टू में या कोई भी जंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर ये एयर स्ट्रिप्स बनाई होती हैं, जिसमें जस्ट एक रनवे होती है और एयर फ्यूलिंग होती है, ताकि आपके जितने भी एयरक्राफ्ट हैं जंगी जो जहाज वगैरह भी हैं तो वो वहाँ पे जाके फ्यूलिंग कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि इधर खाली जस्ट रनवेज हैं और ये इधर ये उसकी फ्यूलिंग के लिए फ्यूलिंग स्टेशन है। तो यहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट आते हैं और फ्यूल करवा के वापस चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर स्ट्रिप। दिस इज एन लेआउट। ये आपकी रनवे है और रनवे के साथ ये टैक्सी वेज हैं जो लिंक करी हैं दूसरे रनवे के साथ यहाँ एप्रन के साथ, और एयरक्राफ्ट स्टैंड्स जो हैंगर्स हुआ है उसके साथ आपको शिफ्ट करते हैं। तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं और साथ इसके ये लिखे हैं ये क्या चीज़ें आपको शो कर दी। ये आप देख सकते हैं, ये आपके एप्रन्स हैं जहाँ पे आपके एयरक्राफ्ट आके खड़े हुए हैं और यहाँ पे उसकी फ्यूलिंग और लोडिंग अनलोडिंग वगैरह की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके एक रनवे है, ये आपकी टैक्सी वेज हैं, ये देखें ये लिंक्स जो किए हुए हैं आपकी, तो ये इसको हम टैक्सी वे कहते हैं। दिस इज एप्रन, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये टर्मिनल बिल्डिंग के पास होते हैं। एप्रन में आपकी लोडिंग अनलोडिंग और फ्यूलिंग वगैरह की जाती है। ये आपकी टर्मिनल बिल्डिंग होती है। दिस इज हैंगर्स, यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट इसमें जाता है और इसकी मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। ये हैंगर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये देखें इसकी हाइट कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एयरक्राफ्ट की हाइट कितनी है, उस एयरक्राफ्ट की हाइट के मुताबिक उस हैंगर को चूज़ किया जाता है कि किस में उसको भेजा जाए। ये आप देख रहे हैं ये हैंगर का इनसाइड पोर्शन है। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट आके खड़ा किया और उसकी मेंटेनेंस वगैरह उसको चेकिंग वगैरह की जाती है। ये कंट्रोल टावर है। History and development. The earliest aircraft takeoff and landing sites were grassy fields. The planes could approach at an angle that provided a favorable wind direction. A slight improvement was a dirt-only field, which eliminated the drag from the grass. However, these are the functioned well in the dry. पहले ज़माने में आपके रनवेज नहीं होती थी, तो तब आपके ग्रासी फील्ड्स को यूज़ किया जाता था एज ए रनवे। तो उसके लिए विंड डायरेक्शन को देखा जाता है और विंड डायरेक्शन के मुताबिक अपने साइड को चूज़ करके और उसमें फिर आप अपने क्राफ्ट को लैंड या टेक ऑफ करते हैं। Later, concrete surface would allow landing rain or shine day or night. उसके बाद कंक्रीट सरफेस आ गई जिसमें हम दिन और रात और बारिश में या सूरज में भी लैंडिंग करवा सकते थे। The title of the world's oldest airport is disputed, but College Park Airport in Maryland, US, established in 1909 by Wilbur Wright, is generally agreed to the world's oldest continually operating airfield, although it service only general aviation traffic. Bisbee Douglas International Airport in Arizona was declared the first international airport of the Americas by US President Roosevelt. एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट साइट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एयरपोर्ट कोई किसी जगह पे एयरपोर्ट बनाना है तो उसकी साइट को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या फैक्टर्स होते हैं साइट को सिलेक्ट करने के लिए। The selection of a suitable site for an airport depends upon the class of airport under consideration. However,
If such factors as required for selection of the largest facilities are considered, the development of airport by the stages will be made easier and economical. फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले रीजनल प्लान है, एयरपोर्ट यूज है, प्रोक्सिमिटी टू द अदर एयरपोर्ट है, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, टोपोग्राफी, ऑब्स्ट्रक्शन, विजिबिलिटी, विंड, नॉइस, ग्रेडिंग, ड्रेनेज एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ये 11 फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाता है किसी भी रनवे या किसी भी एयरपोर्ट की साइट को सिलेक्ट करने के लिए। 12 वाला है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। सबसे पहला आपका था रीजनल प्लान। द साइट सेलेक्टेड शुड fit well into a regional plan, thereby forming it an integral part of the national network of airport. सबसे पहले आपने देखना कि आपने जहाँ पे साइट सेलेक्ट करे हैं उस साइट्स की सिलेक्शन से आपके जो नेशनल एयरपोर्ट्स के नेटवर्क में क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपका जो सियालकोट एयरपोर्ट है वो आपके गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, वो आपके प्राइवेट बनाया गया हुआ है। वो क्योंकि आपकी जो सियालकोट इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेदर की फैक्ट्रीज हैं और जहाँ से आपका लेदर की जो एक्सपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से उनको सियालकोट वालों को यहाँ तो इस्लामाबाद जाना पड़ता है या लाहौर, वो उससे बाहर जाके फिर वो उसकी अपनी एक्सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव पाया जाता था। जिसकी उन्होंने फिर जो आपके बिजनेसमैन हैं सियालकोट के, उन्होंने फिर एक प्रपोजल भेजा कि अगर हमारा जो रीजन है वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ से आपकी इकोनॉमी को, कंट्री को, इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो उधर फिर एशियन बैंक के साथ मिलके सियालकोट की बिजनेस इंडस्ट्री ने अपने पैसों के ज़रिए सुपरविजन आपकी गवर्नमेंट की थी, तो पैसे उन्होंने अपने लगाए हैं और आपका एयरपोर्ट बनाया गया। तो वो उसके विजन को देखते हुए कि उसके आपकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो रीजनल प्लान में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उसकी नेशनल में, इसलिए वहाँ पे आपका एयरपोर्ट बनाया। तो ये साइट सिलेक्शन में ये भी देखी जाती है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाएँगे तो इसका कितना फ़ायदा होगा। Airport use. The selection of the airport depend upon the use of an airport, whether for civilian or for military operation. However, during the emergency, civilian airports are taken over the defense. Therefore, the airport size selected should be such that it provides natural protection to the area from the air wars. This consideration is to prime importance for airfields to be located in combat zones. जब भी आपने एयरपोर्ट बनाना है तो आपने देखना है कि किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है कि मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। अगर सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई जंग लग जाती है, कोई भी इमरजेंसी के केस में आपके सिविलियन एयरपोर्ट्स आपकी डिफेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। Proximity to the other airport. The site should be selected at a considerable distance from the existing airport so that the aircraft landing in one airport does not interfere with the movement of other aircraft at other airports. The required separation between the airport mainly depend upon the volume of the air traffic. जहाँ पे आपने एयरपोर्ट की साइट सेलेक्ट किया, आपने देखना है कि उस एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट का डिस्टेंस कितना है। अगर क्योंकि जब आपकी लैंडिंग करवानी होती है तो ये देखना है कि एक एयरपोर्ट का दूसरे एयरपोर्ट से इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो उसकी लैंडिंग वगैरह डिस्टर्ब ना हो। तो ये डिपेंड करता है कि उन एयरपोर्ट्स के अगर पास भी हैं तो उसमें ट्रैफिक वॉल्यूम कितना आता है कि उस पे पर आवर कितने एयरक्राफ्ट्स आ सकते हैं, तो उसके मुताबिक भी वो आपके कंट्रोल टावर वाले उसको एडजस्ट करते हैं। Ground accessibility. The site should be selected that it is readily accessible to the user. The airline passenger is more concerned with this door-to-door time rather than the actual time in air travel. The time to reach the airport is therefore an important consideration, especially for short-haul operations. ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि उस सिटी में जहाँ पे एयरपोर्ट बनाया है तो उसके उस सिटी से हर जगह से वो इजीली अप्रोच हो सके उस एयरपोर्ट पे जाने के लिए। उसके लिए एक एग्जांपल ये है कि अगर आप कहते हैं लाहौर से इस्लामाबाद आप आधे घंटे में एयरक्राफ्ट से अगर आप
जाना चाहते हैं एयरपोर्ट से, तो आप आधे घंटे में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। बट आपने वो टाइम नहीं देखना कि आपने एरोप्लेन आधे घंटे में पहुंचा देता है। आपने ये देखना है कि अगर आप लाहौर में अपने घर से निकलते हैं और इस्लामाबाद अपने घर में पहुंचते हैं तो वो कितना टाइम लगता है। अगर आप फर्स्ट करें, अगर आप अपने घर से एयरपोर्ट जाते हुए आपको 1 घंटा लगता है और वहाँ से इस्लामाबाद से अपने घर जाते हुए 1 घंटा लगता है, तो आपको तो 2.5 आवर्स लग जाते हैं। तो इसलिए ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी देखते हैं कि अगर आपने एयरपोर्ट बनाया है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी पूरी सिटी के साथ अच्छी होनी चाहिए। जैसे लाहौर में आप देखते हैं कि अगर आप अ, लोहे माल से जाना चाहते हैं एयरपोर्ट, तो आपको पीक आवर्स में 40 से 50 मिनट लगते हैं। और अगर आप वही अगर आपको जल्दी है तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी विंग रोड को लाहौर के साथ अटैच किया गया है, पूरे लाहौर के साथ। और विंग रोड के साथ आपकी एक्सेसिबिलिटी आपके एयरपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो आप अगर लोअर माल से माल रोड से जाएँगे तो आपको हो सकता है 1 घंटा और 1.5 आवर्स भी लग सकते हैं पीक आवर्स में। और जबकि अगर आप वो रिंग रोड को यूज़ करेंगे तो आपको 20 से 25 मिनट्स में आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। तो वो ये है, रिंग रोड बनाने से आपने अपने एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो इसलिए जब भी आप साइट सेलेक्ट करें तो देखना है कि आपकी ऐसी साइट सेलेक्ट करें कि पूरे सिटी से ईज़िली लोग वहाँ से पे अप्रोच कर सकें। Topography. This include natural features like ground contours, trees, streams, etc. A raised ground, a hilltop is usually considered to be an ideal site for an airport. Obstructions. When aircraft is landing or takeoff, it loses or gain altitude very slowly as compared to the forward speed. For this reason, long clearance areas are provided on either of runway known as approach areas over which aircraft can safely gain or lose altitude. जब भी आप एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, हाइट लैंडिंग के लिए आता है तो उसको ज़्यादा क्लियरेंस चाहिए होती है, दूर तक आपको नजर आना चाहिए। तो जब भी हम एयरपोर्ट साइज सेलेक्ट करते हैं देखते हैं कि आपके उस जगह पे कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि टू स्टोरी या 3 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग बनानी, तो वो उसको फिर बिल्डिंग कंट्रोल वाले चेक करते हैं उसको। वहाँ पे अप्रोच जोन के पास कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती। Visibility. Poor visibility lower the traffic capacity of the airport. The site selected should therefore be free from visibility reducing conditions such as fog, smoke and haze. तो visibility conditions को भी काफ़ी देखा जाता है, क्योंकि जब भी स्मोक और आपका फॉग वगैरह आती है तो आपकी काफ़ी visibility की वजह से फ्लाइट्स डिले होती हैं। तो अब नई टेक्नोलॉजी आपकी लास्ट टाइम लाहौर में लेके आए थे चाइना से, जिसको फॉग के दिनों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बट वो अभी तक इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं हुई। Wind. Runway is so oriented that landing and takeoff is done by heading into the wind. Should be collected over a minimum period of above 5 years. तो विंड डायरेक्शन देखते हैं और उसको मिनिमम 5 साल के पीछे से डाटा लेते हैं कि विंड की डायरेक्शन इसमें क्या होगी। Noise. The extent of nuisance depend upon the climb out पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑफ इंजन propulsion। इसमें ये बताया गया है कि आपकी जब लैंडिंग और टेक ऑफ में काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है, तो इसकी वजह से आपने देखना है कि आपके एयरपोर्ट की साइट सिलेक्शन के पास कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, या रेजिडेंशियल एरियाज या कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके नॉइस से काफ़ी इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन बींग्स पे। Grading, drainage, and soil characteristics. Grading and drainage play an important role in the construction and maintenance of airport, which is turn influence the site selection. The original ground profile of a site together with an grading operation. आपने एक तो स्लोप को देखना है कि आपकी वहाँ पे स्लोप कितनी कौन एक उस साइड को सिलेक्ट किया उसका क्या स्लोप है उसकी, और ड्रेनेज के लिए वहाँ पे कोई पहले से निज़ाम है या ड्रेनेज आपने वहाँ पे कैसे प्रोवाइड करना है। Future development considering that the air traffic volume will continue to increase in the future, more members of runway ways may have to be provided for an increased traffic.
तो आपने जब भी एयरपोर्ट साइट सेलेक्ट करनी है तो आपने फ्यूचर डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हैं। अपने बजट के मुताबिक आप हो सकता है कि छोटे एरिया में अपना एयरपोर्ट बिल्ड करें, बट उसके साथ आपने लैंड को कंसीडर करना है कि फ्यूचर डेवलपमेंट, जैसे आप देखते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एक्सटेंशन या लाहौर एयरपोर्ट की एक्सटेंशन जब हो रही है तो आपके पहले से लैंड वहाँ पे मौजूद हो के बाद में आपको लैंड लेने में मसला ना हो सके। तो इसलिए फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए अपने लैंड को लिया जाता है। ये आपका आज का लेक्चर था। तो कोई क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।